किरण रिजिजू 66,65,000 रुपए, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान 39,88,000 रुपए, श्रम एवं रोजगार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 44,90,000 रुपए, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 48,54,000 रुपए और रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार 60,62,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल लगभग 17 मंत्री करोड़पति हैं, जिसमें अरुण जेटली सबसे अमीर मंत्री साबित हुए हैं। उनके पास 72 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि मेनका गांधी और कोयला मंत्री पीयूष गोयल का दूसरा स्थान अमीर मंत्रियों की सूची में है। जबकि शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की संपत्ति सबसे कम यानी 20,45,000 रुपए है। नरेंद्र मोदी के पास 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीनों में उनकी संपत्ति 40 लाख रुपए कम हो गई है। माना जा रहा है कि ये पैसे उन्होंने दान में दिए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा जारी करने के अलावा ये भी बताया कि 64 सरकारी अधिकारी बतौर प्रधानमंत्री के पर्सनल स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के सभी 44 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ऐलान तो कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मोदी सरकार के ये मंत्री अपने कामों में भी पारदर्शिता दिखा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबर। भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखती। नेतृत्व मोदींचे, आश्वासन परिस्थिती पालटण्याचे, सुखी आणि समृद्ध जीवनाचे सरकार भाजपाचे। अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत। ना शिक्षकांची काळजी ना विद्यार्थ्यांचा विचार, मंत्र्यांचा चाललाय शिक्षणाचा बाजार। अरे कुठे नेऊन ठेवलात महाराष्ट्र माझा? झिडकारो भ्रष्टाचारांचा हात, चला देऊ मोदींना साथ, महाराष्ट्राला पुन्हा गौरवशाली बनवू, भाजपाला संपूर्ण बहुमत देऊ। भरे हम बेफालतू में टोल, ये मेरा सवाल है। पिछले 2 साल में 14,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए हमारे, लेकिन एक भी नई सड़क नहीं बना पाए ये लोग। ये सड़क के गड्ढे भरने के नाम पर खुद की जेबें भरी है निकम्मी सरकार ने, और इनकी भ्रष्टाचार की कीमत हम चुका रहे। हम 2 गुना 3 गुना टोल देकर। अरे कितना लूटोगे हमें, और क्या से क्या बना दिया मेरे महाराष्ट्र को। सड़कों के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.
कमेटी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत सिंह मनहास को उनके 56वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभचिंतक धर्मेश व्यास, शिवजी सिंह, दिनेश सिंह, गोपाल राव और प्रशांत पाटिल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र हरियाणा में चल रही धुआंधार रैलियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां चुनाव प्रचार कर लोगों को संबोधित किया। वहीं मोदी ने कांग्रेस एनसीपी पर निशाना साधते हुए 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र मुक्ति दिवस की बात कही। भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। 15 अक्टूबर को 15 साल के बाद पूरे महाराष्ट्र को मुक्ति का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत। या महाराष्ट्रात नेमकी सत्ता कोणाची? मंत्र्यांची की माफियांची? सांगा ना। अहो, अनधिकृत वाळू उपसणाऱ्या गुंडांवर कारवाई केली म्हणून रेती माफियांनी तहसीलदाराची गाडीच पेटवून दिली। पेट्रोल भेसळ करणाऱ्यांना पकडलं म्हणून कलेक्टरला जिवंत जाळण्यात आलं। ह्या आपल्याच महाराष्ट्रात काय चूक होती त्या इमानदार अधिकाऱ्यांची? कायद्याचं रक्षण करणं हा गुन्हा आहे का? हे माफिया राज अधिकाराला मानत नाही, कायद्याला जुमानत नाही, तिथं आम्हासारख्या सामान्यांचं काय? अरे कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? संपवूया हे माफिया राज, चला देऊ मोदींना साथ। कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. खून, दरोडा, बलात्कार करून सुटून जातात किती? कुंपणात शेत खातंय, कसली कायद्याची भीती? अरे कुठं नेऊन ठेवलेत महाराष्ट्र माझा? आता नाही आया बहिणींचा विश्वासघात, चला देऊ मोदींना साथ। महाराष्ट्राला पुन्हा गौरवशाली बनवू, भाजपाला संपूर्ण बहुमत देऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार में उतरे हैं मोहित कंबोज। वहीं मोहित कंबोज अपने क्षेत्र में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हमारे संवाददाता कमलेश वैष्णव ने मोहित कंबोज से खास बातचीत की। इस वक्त हम खड़े हैं मलाड पूर्व के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार श्री मोहित कंबोज जी। मोहित कंबोज जी के बारे में खास बात यह है कि दुनिया उनको अपने नाम से जानती है और यहाँ के जो भी वोटर्स है वो उनको दिल से चाहते हैं। यही कारण है कि बीजेपी से उनको सीट मिली है और वो अपनी कसौटी पे कितने खरे उतरेंगे, आइए हम रूबरू करते हैं डायरेक्ट मोहित कंबोज जी से। मोहित जी बताइए कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है? देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि 5 साल से लोगों ने कांग्रेस के आमदार को देख लिया, मुंबई के महापौर सेना को देख लिया, उन्होंने यहाँ पे विपक्ष में लड़े हुए शालिनी ठाकरे को भी देख लिया। उनको अभी ऑल्टरनेट चाहिए, उनको अभी बदलाव चाहिए और उनको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनका नेतृत्व कर सके और डिंडोशी का डेवलप कर सके।
पब्लिक को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, विकास, डेवलपमेंट, विकास। और विकास के नारे पे आज मोदी जी ने जो देश में काम कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, और डिंडोशी की जनता उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कमल को खिलाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 19 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो डिंडोशी में घर घर में कमल रहेगा, घर घर में कमल खिलेगा, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। मोहित जी, डिंडोशी की सबसे बड़ी यहाँ के आम नागरिकों की समस्या ये है कि यहाँ पे जितना विकास होना था वो नहीं हो पाया। मेन कारण यहाँ है कि एक तो बाहुल्य झोपड़पट्टी एरिया है, यहाँ के झोपड़पट्टी वाले काफ़ी निराश है। ये सारे प्रोजेक्ट में भी उनको किसी ने सहायता नहीं की, तो उन गरीब झोपड़पट्टी वासियों के लिए आप क्या करोगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ गोरेगांव पड़ता है डिंडोशी के, दूसरी तरफ कांदीवली और पीछे की तरफ मुलुंडे। तीनों क्षेत्र इतने विकास कर चुके हैं, वहाँ पे 5 स्टार होटल भी हैं, मॉल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। लेकिन हमको ऐसे दुख से बोलना पड़ता है, डिंडोशी जो हमारी विधानसभा है उसमें ना ही हॉस्पिटल है, ना ही स्वच्छ टॉयलेट महिलाओं के लिए है। 95% लोग स्लम में रहते हैं और 95% में से 55% तो कच्चे मकान में रहते हैं। रोड, जिसको हम रोड बोलते हैं, वो फुटपाथ है, सिंगल गाड़ी पास हो सकती है पूरे डिंडोशी के अंदर। आप पूरा डिंडोशी घूम लेंगे तो आपको लगेगा कि आप मुंबई में हैं कि किसी गांव खेड़े में हैं। सिर्फ यहाँ पे वोट की राजनीति हुई, लोगों का विकास नहीं किया गया है, क्योंकि पर्सनल वोट बैंक के कारण विकास नहीं किया गया। लेकिन अभी लोग इससे ऊपर आ चुके हैं, लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए और उनको मालूम है देश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे उनको आमदार भी बीजेपी का चाहिए जो इनका विकास कर सके, उनकी बातें ले जा सके और जितनी जल्दी यहाँ का डेवलपमेंट कर सके उतनी जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट हो। मोदी जी, यहाँ पे वोटरों की संख्या लगभग 2,95,000 के आसपास है, जिसमें मराठी भाषी के वोट लगभग 1,30,000 है, 1 लाख वोट उत्तर भारतीय है, बाकी 30,000 वोट गुजराती के है, 30,000 मुस्लिम वोट है। तो आपको क्या लगता है, आप कितनी बढ़त लोगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जिस हिसाब से मोदी जी की लहर है और आज भी जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, उसकी लहर है। मोदी जी की स्वयं लहर से ज़्यादा तो उनके जो कार्य हैं उसकी लहर है, क्योंकि जो आदमी काम करता है उसकी चर्चा होती है। तो आज की तारीख में हर तबके का लोग, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे मराठी भाई हो, उत्तर भारतीय भाई हो, साउथ इंडियन हो या कोई भी जाति का हो, सबको उसके घर में विकास चाहिए, सबको उसके घर में बच्चे को नौकरी चाहिए, उसके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल चाहिए। वोट डिवाइडेशन अब देश में ख़त्म हो चुका है और लोग जाति पाति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति देख रहे हैं, खुद के भविष्य की राजनीति देख रहे हैं, देश के आने वाले युवा पीढ़ी की राजनीति देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा के लिए जुड़ी हुई है। आप दूसरी कोई भी पार्टी देख लीजिए, उसमें किसी भी युवा को टिकट नहीं मिली। एक मेरी पार्टी ऐसी है जिसने मेरे जैसे युवा को 30 साल जैसे एक कार्यकर्ता को पार्टी से टिकट दी कि मैं युवाओं का नेतृत्व कर सकूं, भारतीय जनता पार्टी का नाम युवाओं तक ले जा सकूं। तो आज मुंबई में सबसे कम, मैं महाराष्ट्र में सबसे कम छोटी उम्र का मैं ही उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते हुए जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा रखा और जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चे कार्यकर्ता बन के यहाँ पब्लिक की सेवा कर सकता हूँ। 3 लाख लोग जो यहाँ पे त्रस्त परेशान, कितने सालों से परेशान है यहाँ पे, जिनको सबने सिर्फ उनकी वोट की राजनीति की, उनको एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में उनकी सेवा कर सकता है, ऐसा मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट आएगा वो इतना आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोगों का दुख भरा हुआ है। वो जब 19 तारीख को फूटेगा और जब वो कमल खिलेगा तो सब विश्वास नहीं करेंगे, हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे कमल खिलने वाले हैं। मोहित जी, हमने भी यहाँ पे काफ़ी दिनों से क्षेत्र का दौरा किया है, हमने भी एक सर्वे निकाला है। जैसे जिस प्रकार से मोदी जी की लहर है, वैसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मोहित कंबोज एक ऐसा नाम है जिसको यहाँ की जनता भी चाहती है। तो मैं आपसे खाली ये जानता हूँ कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरा चुनावी मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट रहेगा। जैसे हमारे पंत प्रधान बोलते हैं कि 2022 15 अगस्त 2022 में सभी आदमियों के पास पक्का मकान होना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी यहीं पे डेवलपमेंट की होगी कि यहाँ पे हर एक आदमी के पास खुद का पक्का मकान हो। पीछे प्राइवेट लैंड को फॉरेस्ट लैंड बता के उसका डिमोलिशन कर दिया गया। आज हज़ारों की संख्या में कम से कम 6,500-7,000 लोग रोड पे सो रहे हैं, उनके पास, महिलाओं के पास टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी की लाइन नहीं है। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में रोज़ की जनसंख्या, मतलब रोज़ आप जीते हैं, तो अगर आपके पास पीने का, मुंबई जैसे शहर में पानी नहीं है, आपके पास रहने का मकान नहीं है, आपके पास बाथरूम जाने के लिए शौचालय नहीं है, आप क्रांति नगर चले जाइए, 5,000 लोग रहते हैं और 20 टॉयलेट है।
तो सुबह से आदमी टॉयलेट जाना चालू करे तो क्या एवरेज लगाएगा? पिछले जो आमदार थे उन्होंने क्या कार्य किया? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आज गवर्नर है राम नाईक जी ने जो टॉयलेट यहाँ पे बनाए थे 20 साल पहले, उसको उनकी तपकी निकाली, खुद की तपकी लगाई और उसकी ओपनिंग की। 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया टॉयलेट में। लेकिन आप डिंडोशी घूम लो, 7.5 करोड़ रुपए किधर नजर आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पानी की समस्या देखो, गंदगी की समस्या देखो। सुनील प्रभु यहाँ के मेयर थे, लेकिन गंदगी के लिए उन्होंने क्या काम किया? पूरे मुंबई की गंदगी मुझे लगता है डिंडोशी में डंप होती है। पब्लिक ने सबको देख लिया है, पब्लिक ने कांग्रेस को भी देखा है, पब्लिक ने शिवसेना को भी देखा है। 25 साल बाद मौका मिला है पब्लिक को, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार आया है। उनको मालूम है कि बीजेपी सिर्फ विकास की राजनीति कर रही है, लोगों के डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, आने वाले युवाओं की राजनीति कर रही है। और यहाँ पे मोदी जी की जो लहर है विकास की लहर है, मोदी जी की जो लहर है युवाओं के भविष्य की लहर है, मोदी जी की जो लहर है उनके सपने पूर्ण भारत। अमेरिका में जो उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि देश एक दिन, अमेरिका में ओबामा के सामने खड़े होकर बोला, प्रेसिडेंट ओबामा के सामने, कि एक दिन भारत देश का सबसे शक्तिशाली देश होगा। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाके वंदे मातरम बोलता है, उस आदमी की लहर है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, पब्लिक को मालूम है कि जात पात की राजनीति में कुछ रखा नहीं है। राजनीति डेवलपमेंट की होती है, देश को आगे ले जाने की होती है, युवाओं के भविष्य की होती है, पब्लिक के घर घर के विकास की होती है। विकास ही हमारा नारा है। हर आदमी के पास खुद का घर होगा, ये फुटपाथ नहीं, यहाँ पे रोड होगी, गंदगी नहीं, यहाँ पे स्वच्छ रोड एटमॉस्फेयर होगा। डिंडोशी में खुद का हॉस्पिटल भी होगा, डिंडोशी में 5 स्टार होटल भी होगा, डिंडोशी में स्कूल भी होगा, महिलाओं के लिए कॉलेज भी होगा, लड़कियों को पढ़ने के लिए अलग से सब उनकी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, जो गोरेगांव में है, जो कांदीवली में है और जो मुलुंड में है। लेकिन डिंडोशी में आज एक बैंक भी नहीं है, एक नेशनलाइज्ड बैंक की इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ATM मशीन भी नहीं है। आप कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं मुंबई के? ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के आमदार, यहाँ के नगर सेवक कितने बड़े कामचोर हैं। मैं कामचोर वर्ड बोलना चाहूँगा। सिर्फ उन्होंने खुद का विकास किया। जब यहाँ पे आए थे तो साइकिल पे आए थे और आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक को सब मालूम है। मोहित जी, आपसे एक कठोर सवाल पूछूंगा। आपको जिस हिसाब से भाजपा ने टिकट दिया है, आपके काम को ही देख के दिया है, आप सबसे युवा उम्मीदवार भी हो, लेकिन बात यह है कि आप बहुत बड़े एक उद्योगपति है, तो क्या आप अपने उद्योग से समय निकाल के राजनीति में यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे जो टिकट दी वो उद्योगपति के हिसाब से नहीं दी। मैं पार्टी में जुड़ा, मैं पार्टी के संगठन का काम करता था, मुंबई का उपाध्यक्ष था, उत्तर भारतीय मोर्चा का मुंबई का अध्यक्ष था, समाज के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए। अगर भारतीय जनता पार्टी में बिहारी समाज के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए पहली बार किसी ने छठ पूजा की, राज ठाकरे को ललकारते हुए छठ पूजा की, तो वो छठ पूजा भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता ने की। आपके भी माध्यम से आपको भी मालूम है। दूसरी बात, पैसा होना कोई गुनहगार नहीं है। कांग्रेस में, शिवसेना में करोड़पति लोग क्या अरबपति लोग हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन काला धन छुपा के रखते हैं। मैं टैक्स पेयर हूँ, देश में टैक्स भरता हूँ, ईमानदारी की कमाई है, इसलिए पब्लिक को बता के लड़ रहा हूँ चुनाव, ऐसा नहीं कि छुपा के लड़ रहा हूँ। और पैसा बता के लड़ना मुझे लगता नहीं कोई गुनहगार है। वो साइकिल में आए थे, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं। मैं करोड़ों की गाड़ी छोड़ के आया हूँ, साइकिल में पब्लिक की सेवा करने से भाव से आया हूँ। उसके लिए ना डिग्री चाहिए, ना उसके लिए कोई कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, MBA का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए सिर्फ मन में एक सेवा का भाव चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है, पब्लिक का काम करने की दिल में लालसा होती है। दूसरी बात, लोग मुझसे जो पूछते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, आय से अधिक संपत्ति का मामला कितने कांग्रेस के MLA के ऊपर चल रहा है, कितने NCP के MLA के ऊपर चल रहा है, स्कैम का मामला कितने इनके करोड़ों रुपए का इन्होंने स्कैम कर लिया, कहाँ गया पैसा, काला धन कहाँ से जाता है। शिवसेना के कितने उम्मीदवार आप देखिए कहाँ से करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं और दिखाते हैं उनके पास है एक स्कॉर्पियो गाड़ी। हम ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी की कमाई है, उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। और पब्लिक भी खुश होती है कि उनके बीच में ऐसा एक शख्स आया है जो ये दलाली का धंधा नहीं करेगा। बाथरूम बनाने के लिए जो फंड मिलता है वो बाथरूम बनेगा, पब्लिक का बाथरूम बनेगा, खुद के घर का बाथरूम नहीं बनेगा। ये दलाली का धंधा नहीं होगा, छोटे छोटे पैसे नहीं खाएगा, विकास की राजनीति करेगा। जब तक आदमी का खुद का पेट भरा रहेगा तो पब्लिक का पेट भरेगा, जब खुद ही आदमी भूखा आएगा तो पब्लिक का पेट क्या भरेगा। महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यहाँ का भी आमदार
चुन के वहाँ जाएगा और इतना सक्षमवान यहाँ का आमदार रहेगा कि यहाँ के विकास के लिए चाहे कोई भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, कोई भी मंत्री बने, यहाँ का एजेंडा पहले रखेगा और यहाँ जो लोगों के विकास की जो राजनीति है सिर्फ विकास की राजनीति होगी। और जब 5 साल के बाद लोगों के पास वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग घर में आके भर भर के वोट देंगे उस आमदार को, मैं आपको वचन देता हूँ। क्यों? सिर्फ काम के ऊपर, सिर्फ विकास के ऊपर। कोई राजनीति में झूठे वादे देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा, आपने मुंबई में देखा, हमारे प्रकाश मेहता को देखिए, हमारे गोपाल शेट्टी को देखिए, हमारे सरदार तारा सिंह को देखिए, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा को देखिए, हमारे योगेश सागर को देखिए, जो 5-5 आमदार होने के बाद भी, सरकार नहीं होने के बाद भी किस हिसाब से पब्लिक का काम करते हैं और हजारों वोट से चुन के आते हैं। क्यों? सरकार नहीं है लेकिन पब्लिक का काम करते हैं। हमारे आशीष सेलार को देखिए, जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, वो आमदार नहीं भी है लेकिन 5 साल बाद क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद भी पब्लिक की सेवा करते हैं। 5 साल में वहाँ पे डटे रहते हैं, वहाँ पे भिड़े रहते हैं और पब्लिक से भागते नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ में सुनील प्रभु हमारे जैसे मुंबई के मेयर थे, लड़ते चुनाव डिंडोशी में है, कॉर्पोरेटर 47 वार्ड से हैं, मेयर बन गए तो डिंडोशी को भूल गए, विकास जो किया 47 का किया और अब वोट मांगने डिंडोशी में आ गए। जनता पार्टी के डिंडोशी के युवा उम्मीदवार मोहित कंबोज जी ने कहा है, वो एकदम 24 करोड़ खरा है कि उन्होंने जो भी कहा है कि हम नहीं कह रहे, इनके विकास की आंधी करी है। जिस हिसाब से मोदी जी ने 100 दिन में करके दिखाया, वो कांग्रेस सरकार ने 60 साल में भी नहीं किया। इसके लिए आज यहाँ पे लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव आए और हम मोहित जी को भारी से भारी मतों में जीता कर लाएंगे। मुंबई से लेमन न्यूज के लिए कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। माँ, हल्दी अभी डालू ना? हाँ हाँ, वो लेकर आई हूँ। अच्छा, बाद में बात करती हूँ।